आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स को समझने से पहले, यानी सिद्धांत और सूत्रों को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि शिक्षा क्या है। देखिए, जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। द्विमुखी प्रक्रिया में आपका एक तरफ यानी एक पोल पर कौन होता है? शिक्षक यानी कि टीचर, और दूसरी तरफ कौन होता है? छात्र यानी कि स्टूडेंट। क्योंकि टीचिंग प्रोसेस में शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है, संवाद होता है, बातचीत होती है और दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बाइपोलर प्रोसेस। जॉन डीवी ने देखिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। देखिए, जॉन डीवी जो है बताते हैं सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आपकी पढ़ाई हो रही है वो डिसाइड करेगी किस तरह का कंटेंट, किस तरह की विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी, किस तरह का पाठ्यक्रम होगा। तो एनवायरमेंट जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा? सोसाइटी पर या समाज पर निर्भर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो 3 रोल्स बताए हैं शिक्षा की प्रक्रिया के, वो क्या है? पहला है बालक, दूसरा है अध्यापक और तीसरा है समाज। और कई जगह आपको ये समाज की जगह पाठ्यक्रम लिखा हुआ भी मिल जाएगा या वातावरण या एनवायरमेंट लिखा हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही किससे आ रहे हैं? सोसाइटी यानी समाज से निकल के आ रहे हैं। जैसा समाज होगा वैसा ही वहां का वातावरण होगा, उसी तरीके से विषय वस्तु तय होगी और करिकुलम या पाठ्यक्रम भी उसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो जॉन डीवी ने इसे त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, जो क्या है? शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम के बीच में चलती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम शिक्षण के सिद्धांत। अब टीचिंग प्रिंसिपल्स यानी शिक्षण के सिद्धांत ये आपके 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं आपके सामान्य सिद्धांत, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, और दूसरे होते हैं आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो इन दोनों को हमें यहां देखना है। तो पहले बात करते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की। सबसे पहला है आपका योजना का सिद्धांत। योजना के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में कभी भी आप ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। आप हमेशा क्या करते हैं? क्लासरूम में जाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, पूरी अच्छी तरीके से एक योजना बनाते हैं कि आपको किस तरीके से कंटेंट जो है आपको बच्चे को पढ़ाना है। क्या कंटेंट आप सिलेक्ट करते हैं पहले ही, क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से आप उसमें एग्जाम्पल देंगे, क्या टीचिंग आप एड यूज करेंगे, क्या टीचिंग मेथड यूज करेंगे। ये सारी चीजों का पहले ही आप एक योजना बना लेते हैं और साथ ही साथ इस स्तर पे आप क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसे हमने फेजेस में भी पढ़ा था। जो आपके शिक्षण के चरण होते हैं कि जो प्लानिंग फेज होता है, पहला फेज जो होता है, उसमें सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है? ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो आप किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, आपके कंटेंट पढ़ाने के बाद बच्चे क्या कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। तो ये सब प्लानिंग फेज में ही हो जाता है। सेकेंड है आपका लचीलापन और लोच का सिद्धांत। अब देखिए, योजना तो आपने बना ली पहले सिद्धांत के अनुसार कि आपको क्या कंटेंट जाके पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कक्षा में गए और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, क्योंकि भाई कक्षा में तो अलग अलग तरह की सिचुएशंस आ सकती है। आपको उसी के अनुसार अपने शिक्षण में हमेशा परिवर्तन का भी स्कोप रखना पड़ेगा। तो आपका जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? जो आपने योजना बनाई है, जो सब कुछ आपने कंटेंट वगैरह तैयार किया है, उसमें लचीलापन और लोच भी होनी चाहिए। जिस तरीके से मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ाना चाहते थे, कक्षा में जो इंटरेक्शन है उस तरह से नहीं चल रहा, तो लचीलापन होना चाहिए कि आप अपनी टीचिंग को ऑन द स्पॉट, वहीं पर शिक्षण को आप किसी भी तरीके से परिवर्तित कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। फिर तीसरा है निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों का सिद्धांत। जैसा कि हमने कहा कि शिक्षा करने के लिए सबसे पहले आपको उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। शिक्षा के कुछ लक्ष्य होते हैं जिनको आपको प्राप्त करना है। भाई क्लास 6 को अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उस क्लास के बच्चों को साल भर में आपको क्या कंटेंट कराना है, उस पर्टिकुलर क्लास में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उस कंटेंट के क्या उद्देश्य हैं, यानी क्या उद्देश्यों को से पढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं उस विषय वस्तु को। ये सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं। टीचिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। कभी भी आप शिक्षण करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उद्देश्यहीन होकर जाएंगे। आपके पास निश्चित लक्ष्य होते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ही आप हमेशा शिक्षण करेंगे। फिर देखिए पिछले अनुभवों के उपयोग का सिद्धांत।
हमेशा जब भी कक्षा में एक टीचर जाता है तो उसे क्या करना होता है, बच्चों की प्रायर नॉलेज, बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो बच्चे पहले से जितना जानते हैं, उनके अनुभव जितने हैं, उनको आधार बनाकर उनको आपको नया ज्ञान देना है। तो हमेशा शिक्षक का सबसे पहला काम ये होता है, जब कक्षा में पढ़ाने जा रहा है बच्चे को, तो वो ये देखिए कि बच्चों के पास पहले से कितनी नॉलेज है, बच्चे उस टॉपिक के बारे में पहले कितना जानते हैं, फिर उसी को आधार बनाकर आप आगे की शिक्षा दीजिए। फिर है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। देखिए, ये तो हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें ये चलता ही है, क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें चाइल्ड सेंटर्डनेस का बहुत ज्यादा रोल है। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी वो बाल केंद्रित है, यानी हमारी जितनी भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज होंगी, हम क्या पढ़ाएंगे, क्या विषय वस्तु होगी, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या शिक्षण विधि होगी, क्या शिक्षण सहायक सामग्री होगी, हर चीज जो है किसके इर्द गिर्द घूमती है, बालक की। तो चाइल्ड यहाँ पर जो है यानी कि विद्यार्थी या स्टूडेंट या बालक, वो आपका केंद्र में होता है और चारों तरफ जो है उसी के इर्द गिर्द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सभी चीजें तय की जाती है। फिर देखिए, व्यक्तिगत अंतर के लिए प्रावधान करने का सिद्धांत। अब देखिए, आप जिस कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं उस कक्षा में सभी बच्चे एक समान जो है स्तर के नहीं होते, मतलब उनमें कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, उन सबकी अधिगम का स्तर भी अलग अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं बहुत डल होते हैं। तो आपको हर बच्चे का जो व्यक्तिगत अंतर है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर गए और जाकर आपने सभी बच्चों को बस एक समान विधि से पढ़ा दिया तो सारे बच्चे जरूरी नहीं है कि आपकी शिक्षण से लाभान्वित हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप शिक्षण करने जा रहे हैं तो आप उसमें अलग अलग तरीके की शिक्षण विधियों का प्रयोग कीजिए। अगर आप बोलकर पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चे आपसे सिर्फ सुनकर सीख जाएंगे। अगर आप किसी टीचिंग एड का यूज कर रहे हैं, कोई चार्ट में दिखा रहे हैं, तो जिन बच्चों को देखकर ज्यादा समझ में आता है वो देखकर ज्यादा सीखेंगे। फिर यदि आप कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो जो बच्चे करके सीखना चाहते हैं वो करके अच्छे से सीख जाएंगे। तो आप हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान अपने शिक्षण में रखिए। फिर है वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। देखिए, इस पर आजकल हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बल दिया जाता है कि वास्तविक जीवन से हम चीजों को जरूर जोड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने कक्षा में बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चा घर नहीं ले जा पा रहा है, यानी उसको अपने रियल जीवन में, यानी कि अपने वास्तविक जीवन में उसे अप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। जो पढ़ाई हम बच्चे को करा रहे हैं उसका अल्टीमेट यूज क्या है, उसका उपयोग यही है कि बच्चा अपने वास्तविक जीवन, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उस पढ़ाई का उपयोग कर सके। लेकिन अगर वो ये उपयोग नहीं कर पा रहा है, यानी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, ज्ञान तो उसे बहुत हो गया, लेकिन उस चीजों को वो अपने वास्तविक जीवन में नहीं लगा पा रहा, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। शिक्षा का फायदा तभी होगा जब बच्चा अपने वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में इन सब चीजों को यूज भी कर पाएगा। फिर है अन्य विषयों के साथ सह संबंध का सिद्धांत। सारे जो विषय हैं उनके साथ हमें कोरिलेट करके सह संबंध जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में जो चीज पढ़ाई जा रही है, जैसे कि संज्ञा पढ़ा रहे हैं आप हिंदी में और इंग्लिश में नाउन पढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आप कोरिलेट करके भी बच्चे को समझाइए। ऐसे अगर मैथ्स और फिजिक्स की बात करें तो दोनों ही जगह इक्वेशंस बहुत ज्यादा यूज होती है, तो आप बच्चे को कोरिलेट कीजिए कि ये चीजें आपने मैथ्स में भी पढ़ी है, वही फॉर्मूला यहां भी लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों को जोड़ते हुए सारे विषयों को एक साथ लेते हुए पढ़ाइए। फिर है सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। एक्टिव आपको पार्टिसिपेशन करवाना है बच्चों का। ऐसा नहीं होना चाहिए कक्षा में कि बस आप गए, आपने जाकर बोला और बच्चों ने बस सुना, नोट्स बनाए और उसी से उनकी लर्निंग हो गई। बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तभी अच्छे से चलेगी जब बच्चे भी उसमें हिस्सा लेंगे, तो बच्चों को भी उसमें सक्रिय भागीदार बनाइए। भले ही वो लेक्चर मेथड में क्वेश्चन आंसर से हो या आपने कोई एक्टिविटी प्लान करी उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करा रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों से भी भागीदारी करवानी है। फिर है प्रभावी रणनीति और निर्देशात्मक सामग्री का सिद्धांत। आपका शिक्षण जो है कितना प्रभावी होगा वो डिपेंड करता है कि आपने क्या शिक्षण विधि इस्तेमाल करी है, किस तरीके की टीचिंग एड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कक्षा में जाने के बाद किस तरह की रणनीतियों का प्रयोग कर रहे हैं। कब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कब मैं बच्चों से एग्जाम्पल लूंगी, कब मैं बच्चों को कौन सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी,
ये सारी चीजें आपकी ना प्रॉपर तरीके से तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, आप किस तरह की टीचिंग एड यूज करेंगे या क्या आप कंटेंट पढ़ाने के लिए किस तरह की सामग्री का आप चयन करते हैं, ये सब पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए, तभी आपका कक्षा में शिक्षण बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। फिर है अनुकूल पर्यावरण और उचित नियंत्रण का सिद्धांत। देखिए, अच्छा अधिगम तभी हो सकता है जब आसपास का जो पर्यावरण हो या वातावरण हो वह बहुत ही अनुकूल हो। ठीक है, अगर बहुत शोर शराबा हो रहा है तो कक्षा में बच्चों का मन ही नहीं लगेगा, या बाहर कुछ गेम्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहे हैं, तो आधा ध्यान तो बच्चों का वहां होता है, आप जो पढ़ाएंगे वो बच्चे उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको एक तो वातावरण अच्छा बना के रखना है जहां पर बच्चे का मन लगे, बच्चा सीखने के लिए तैयार हो, और उचित नियंत्रण, जहां पे जरूरत है आप सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर, जो आसपास के ऐसे फैक्टर्स हैं या कारक हैं जो बच्चे की अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं, उन पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो ये है आपके शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। अब हम बात करते हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की। तो सबसे पहला है आपका प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। देखिए, बच्चों को जब आप सिखाने जा रहे हैं कक्षा में, तो सबसे पहले आपको बच्चे को सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे को अभिप्रेरित करेंगे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे बच्चे को कि देखो आज हम ये सीखने वाले हैं। उसके अंदर आपको जिज्ञासा जगानी है। जब उसके अंदर किसी टॉपिक के लिए इंटरेस्ट जगेगा, जब उसके अंदर रुचि जगेगी, तभी वो उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है, तो पहले टीचर का काम क्या है कि बच्चे को पढ़ाने से पहले पढ़ने के लिए तैयार करे, उसके अंदर प्रेरणा जगाए, उसके अंदर रुचि बढ़ाए। फिर देखिए दोहराव और अभ्यास का सिद्धांत। अब देखिए, बच्चों की लर्निंग तभी बेटर हो सकती है अगर बच्चे जो है जो चीज सीख रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार दोहराए, बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे मैथ्स में आपने क्वेश्चंस कराए, ठीक है, आपने स्कूल में बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चन कराए, आपने कोई फॉर्मूला बताया और उसके बेसिस पे आपने कुछ सम्स दिए। लेकिन अब आप क्या करते हैं, आप गृह कार्य के लिए भी उससे जुड़े हुए सम्स देते हैं। क्यों देते हैं? जिससे कि बच्चे का अभ्यास हो, जिससे कि बच्चे की जो अधिगम है वो और ज्यादा पक्की हो जाए और सुदृढ़ हो जाए। फिर है परिवर्तन, विश्राम और मनोरंजन का सिद्धांत। देखिए, बच्चों के ऊपर हम बहुत ज्यादा लोड डालें या बहुत ज्यादा प्रेशर डालें तो वो भी, उनका भी मन हट जाएगा लर्निंग से। तो हमें क्या करना चाहिए, जो टाइम टेबल यानी जो समय सारणी बनती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है कि बच्चों को उचित परिवर्तन, विश्राम और मनोरंजन का भी यहाँ पर समय मिले। मतलब सारे भारी भरकम पीरियड एक साथ नहीं लगा देने, ठीक है, एक के बाद एक बच्चा पढ़ने में ही लगा हुआ है, मैथ्स है, फिर एसएसटी है, फिर मैथ्स, ऐसे करके इस तरीके से नहीं लगाना है। क्या करना है, बीच बीच में आपको गेम्स का पीरियड डालना है, म्यूजिक का पीरियड डालना है, ठीक है, कहीं पे आपको बच्चा एक्टिविटी कुछ करे, इसके लिए आपको कोई पीरियड डालना पड़ेगा। योगा का आजकल बहुत स्कूलों में कराया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, बच्चे को एक तो चेंज का, ठीक है, चेंज कैसे करवा सकते हैं, ये भी करवा सकते हैं कि भारी भरकम पीरियड रखा है तो उसके बाद एक हल्का फुल्का रख दे पीरियड, जहां पर बच्चे का मन या दिमाग थोड़ा शांत हो और वो आराम से चीजों को सीखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे पीरियड ऐसे ही लगे हुए जहां पर बच्चा जो है बार बार उसे बहुत ज्यादा अपने दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ रहा है। इससे बच्चे की रुचि खत्म हो जाती है पढ़ाई में। तो क्या करना है, हमें प्रॉपर परिवर्तन का, विश्राम का और मनोरंजन का समय भी देना है। फिर है पृष्ठ पोषण और पुनर्बलन का सिद्धांत। जब बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है, आपने बीच में पढ़ाते वक्त क्वेश्चन आंसर किए, बच्चों ने कुछ आंसर दिया, तो आपको पृष्ठ पोषण देना है। पृष्ठ पोषण का मतलब, जैसे बच्चे से जब आपने आंसर मांगा तो उसके बाद उसने सही आंसर दिया तो आप क्या कहेंगे, गुड कहेंगे, या बहुत अच्छा उत्तर दिया। या फिर अगर उसने कुछ गलत उत्तर भी दिया है तो आप उसे हिंट देकर सही की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, या उसे अवगत कराएंगे कि उसने जो उत्तर दिया है वो गलत है, क्यों गलत है, और फिर उसे सही उत्तर भी बताएं। तो कुछ ना कुछ आपको पृष्ठ पोषण और पुनर्बलन ये जो मैंने बताया ना, आप अच्छा उत्तर दिया या गलत उत्तर है तुम्हारा, ये आपका क्या है, पुनर्बलन का कार्य करता है। तो आपको पृष्ठ पोषण जरूर देना है बच्चे को। और पृष्ठ पोषण कब दिया जाता है, ये चीज एकदम ध्यान में रखेंगे कि जब बच्चे ने जवाब दिया उसके तुरंत बाद आपको पृष्ठ पोषण देना है। अगर आप डिले कर देंगे यानी थोड़े समय बाद आप पृष्ठ पोषण देंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। आपका जो पृष्ठ पोषण है वो तभी काम का होगा जब उत्तर देने के तुरंत बाद वो पृष्ठ पोषण बच्चे को मिलेगा। और पुनर्बलन सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करते वक्त नहीं, जैसे कि अगर बच्चा टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाए, कक्षा में बुलाइए और उसको फिर सबके सामने शाबाशी दीजिए, तो ये बच्चे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। ये बच्चे के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि बच्चा आगे भी मेहनत करे। अच्छा, पुनर्बलन का मतलब हम यही कह रहे हैं, हमेशा बच्चे को री-इन्फोर्स कीजिए, अच्छे के लिए करिए। पनिशमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत सजग रहना चाहिए। आप ये नहीं है कि सबके सामने बच्चे के उत्तर को गलत कह रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, धुतकार रहे हैं और फिर बिठा दें।
अगली बार से बच्चा आंसर ही नहीं करेगा। तो आपको जब बच्चा आंसर गलत कर दे रहा है तो उसको सही की तरफ बढ़ाना है, उसे हिंट दीजिए कि अच्छा तुम्हारा उत्तर ही गलत है, दोबारा उसे कुछ हिंट देकर कहिए कि अच्छा अब बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सही उत्तर की ओर उसे ले जा सकते हैं। आप उसे अगर बहुत ज्यादा डांटेंगे तो वो कभी आगे से उत्तर नहीं देगा। तो प्रॉपर फीडबैक और रीइंफोर्समेंट किस तरह से देना चाहिए उसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। तो देखिए, एक टीचर का जो व्यवहार है वो बच्चों के प्रति हमेशा सहानुभूति और सहयोग वाला होना चाहिए। कक्षा में जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे शांति से बैठे आपकी बात को सुने, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर बच्चे को कोई समस्या आ रही है, कोई भी उसकी परेशानी है, तो उसको इतना डर नहीं होना चाहिए टीचर से कि वो आपसे अपनी परेशानी कहे ही ना। टीचर का जो रवैया है हमेशा बच्चों के प्रति सहानुभूति वाला और ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आसानी से आकर आपको अपनी प्रॉब्लम बता सके, जिसका निदान आप कर सकें। फिर देखिए, इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। बच्चों की जो लर्निंग है वो किसके थ्रू हो रही है? सेंसेस, यानी इंद्रियों के द्वारा ही हो रही है। हम अपनी इंद्रियों से ही ज्ञान जो है ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम देख कर सीख रहे हैं या हम सुनकर सीख रहे हैं या हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां भी हमारी इंद्रियां सक्रिय है। तो टीचर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के सेंसेस को एक्टिव रखे और उसके इंद्रियों को प्रशिक्षण दे ताकि वो अधिक से अधिक ज्ञान को ग्रहण कर सके। यहाँ टीचर का काम है कि बच्चों की इंद्रियों को सक्रिय बनाए। फिर देखिए, समूह गतिकी का उपयोग करने का सिद्धांत। अब देखिए, समूह गतिकी मतलब ग्रुप डायनेमिक्स। हर चीज हमेशा सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं सिखाई जाती। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्लासरूम में ग्रुप्स बनाकर, समूह बनाकर, उन समूहों के द्वारा भी कुछ ना कुछ अधिगम करवा सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जिस ग्रुप का बच्चा हिस्सा होता है वो उसके प्रति समर्पित होकर डेडिकेटेडली उस समूह के लिए काम करना सीखता है, यानी उसके अंदर सहयोग की भावना भी आती है, साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा की भावना भी आती है। जब ग्रुप्स में कंपटीशन कराया जाता है तो बच्चा एक अच्छी प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार होता है, ठीक है। तो समूह गतिकी का भी हमें यहाँ पे उपयोग करना है। फिर है स्व शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। देखिए, ज्ञान इतना सारा है कि सारा का सारा ज्ञान सिर्फ टीचर के द्वारा नहीं मिल सकता। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जीवन भर में जितना भी ज्ञान एक बच्चे को मिलना चाहिए वो सब कुछ एक टीचर ही दे देगी। इसके अलावा भी, यानी स्कूल के बाहर भी बच्चे को बहुत कुछ चीजें सीखनी होती है। तो बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग की, यानी स्व शिक्षा की आदत डालना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए बच्चों को हमेशा गृह कार्य देते हैं या चैप्टर रीड करने का भी काम अगर आप बच्चों को दे कि आप खुद से पढ़ो, तो ये क्या है, स्व शिक्षा को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे की सेल्फ लर्निंग की, खुद से पढ़ने की भी उसके अंदर एक हैबिट डेवलप हो, एक आदत का निर्माण हो, जिससे बच्चा अपने आने वाले समय में या स्कूल के बाहर भी जितनी सारी चीजें लर्निंग के लिए हैं उनको आसानी से सीख सके। फिर है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का सिद्धांत। अब देखिए, बच्चे ना बहुत ही रचनात्मक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो हमें हमेशा मौका देना चाहिए कि बच्चे अपनी रचनात्मकता दिखा सके, अपने आप को ढंग से अभिव्यक्त कर सके, ठीक है। बच्चों को कभी भी रोकना नहीं चाहिए एक्सप्रेस करने से, अपने आप को अभिव्यक्त करने से, क्योंकि बच्चे ऐसी ऐसी कई बार चीजें लेकर आते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बच्चे को पूरा पूरा मौका देना चाहिए, कभी भी उसकी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। उसे मौका दीजिए कि वो अपनी रचनात्मकता दिखा सके, अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। फिर है लास्ट में उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, कि जब एक बार आपने टॉपिक पढ़ा दिया तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, और इसके लिए आप क्या करते हैं, आप पहले एक टेस्ट लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि बच्चे सीख पाए कॉन्सेप्ट को या नहीं। मतलब आपने कुछ ना कुछ मूल्यांकन किया। अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, तो अब आप क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण देंगे। उपचारात्मक शिक्षण में आप वही कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके से, कुछ अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण के सूत्र, जिन्हें हम कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। इंग्लिश में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अब देखिए, जो हमने टीचिंग प्रिंसिपल्स की बात की, ये आपके क्या होते हैं, ये है गाइडलाइंस है आपके लिए, ठीक है। कुछ ऐसी गाइडलाइंस जिनका यूज आपको करना होता है जिससे आपका शिक्षण प्रभावी होता है, ठीक है। तो शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग करके आप अपने शिक्षण को और ज्यादा प्रभावी
बना सकते हैं। फिर मैक्सिम्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिम्स क्या है, ये छोटे कथन हैं जिन्हें सामान्य नियम के रूप में माना जाता है। मतलब जो आपका शिक्षण की प्रक्रिया चलती है उसमें भी हमारे कुछ जनरल रूल्स होते हैं, कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनका अनुपालन करते हुए हम शिक्षण करते हैं। उन्हीं को आप शिक्षण के सूत्र या मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी आप बच्चों को जब भी पढ़ाएंगे तो आप हमेशा ज्ञात से उन्हें अज्ञात की ओर लेकर जाते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों को, जब आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाएंगे, आप बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ा रहे हैं, तो जब आप बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं तो एप्पल बच्चा पहले से जानता है, ठीक है, बच्चे को ज्ञात है। आपने उसे ज्ञात से एक अज्ञात चीज बताई। ज्ञात उसे क्या था, सेब वो जानता था, आपने उसकी पिक्चर दिखाई और उसको बताया कि ए फॉर एप्पल होता है, तो आप उसे एक अज्ञात चीज सिखा रहे। फिर है निश्चित से अनिश्चित तक, कि मान लीजिए आपने बच्चे को टेबल सिखा दिए, ठीक है, 3 का टेबल आपने सिखाया कि 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है। आपने बच्चे को सारे टेबल्स रटवा दिए हैं। उसके बाद आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन का सम बच्चे को दे रहे हैं कि 573 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। जो टेबल्स उसको पहले से आते हैं उससे इसका आंसर निकाल सकता है। यानी जो पहले से डेफिनेट है, जो निश्चित है, पहले आप वो बच्चे को सिखाएंगे और उससे फिर उसे अनिश्चित की ओर लेकर जाएंगे। फिर देखिए तीसरा है आपका सरल से जटिल की ओर, यानी पहले आप बच्चों को सिंपल चीजें सिखाएंगे, सरल चीज सिखाएंगे, फिर इसके बाद जटिल चीज पर आएंगे। आप पहले ही बच्चों को सेंटेंस नहीं सिखा सकते, आपको पहले बच्चे को ABCD सिखानी पड़ेगी, फिर बच्चे को 2 लेटर्स के जो वर्ड्स होते हैं TO2 DO2 ये सिखाना पड़ेगा, फिर 3 में सिखाएंगे कैट बैट रेड। इसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाएंगे, फिर बड़े सेंटेंसेस पे आएगा। तो पहले आप सरल चीज सिखाएंगे, फिर जटिल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या होता है, वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं। अमूर्त वो चीजें होती हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में सोची जा सकती हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो जब छोटी कक्षाओं में होते हैं तो अभी उनके दिमाग का इतना विकास नहीं हुआ कि वो अमूर्त चीजों को भी अच्छे से समझ सकें। तो पहले छोटे छोटे बच्चों को जिनका दिमाग का विकास या आप कहते हैं संज्ञानात्मक विकास इतना नहीं हुआ है, आप हर चीज को मूर्त रूप से पढ़ाते हैं। मतलब अगर आपको बच्चे को एडिशन भी सिखाना है कि 5 + 3 का क्या आंसर आएगा, तो आप बच्चों से क्या कहते हैं, पहले 5 डंडे खींचो, ठीक है, फिर इसके आगे आप कहेंगे 3 और डंडे लगाओ और हम इन सबको एक साथ गिनो, तो उससे बच्चे का उत्तर 8 निकल के आएगा। तो आप मूर्त रूप से सिखा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता जाता है, बच्चा आगे की कक्षाओं में बढ़ेगा, तो बच्चे की जो अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है, यानी अमूर्त रूप से सोच सकता है। तभी आप देखेंगे कुछ बच्चे फिर बाद में जब आपको इन डंडों की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ये देखेंगे कि बच्चों दिमाग में ही छोटी छोटी कैलकुलेशन तो बच्चे दिमाग में ही कर लेते, ठीक है। तो होता है ये, हमेशा आप मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ेंगे। फिर है वास्तविक से प्रतिनिधित्व की ओर। मतलब पहले आप बच्चों को रियल चीज दिखाइए और फिर उसका प्रतिनिधित्व करने वाली चीज को बताइए। यानी आपने पहले कोई रियल चीज बच्चे को दिखाई और उसके बाद आप उसका प्रतिनिधित्व करने वाली चीज बता रहे हैं। जैसे कि वास्तविक चीज में आप कह सकते हैं, जल की बात हो रही है, ठीक है, आपने बच्चों ने जल देख रखा होता है, ठीक है, तो जल तो बच्चों को पता है क्या है। अब जल का प्रतिनिधित्व रसायन शास्त्र में यानी कि केमिस्ट्री में कैसे होता है, जल को लिखते हैं H2O। जब बच्चों को वास्तविक चीज पता होगी और फिर आप ये कहेंगे कि जल का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो H2O होता है, तब वो रिलेट कर पाएंगे। पहले से ही उन्हें H2O बताएंगे, उन्हें जल नहीं पता होगा तो कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमेशा पहले वास्तविक चीज समझाइए और फिर या दिखाइए और फिर उसके प्रतिनिधित्व के रूप में चीजों को समझाइए। फिर है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले हम विशिष्ट चीजें बताते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स या उदाहरण देंगे और उसके बाद आप एक सामान्य नियम पे बढ़ेंगे। जैसे आप बच्चों को जब संज्ञा पढ़ाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आप लोगों ने ताजमहल का नाम सुना होगा, ठीक है, गंगा रिवर का नाम बच्चों ने सुन रखा होता है, फिर आगरा जानते हैं बच्चे, दिल्ली जानते हैं, ठीक है, कोई नाम ले लीजिए, मनोज कोई नाम ले लिया। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सब के सब जो किसी के नाम को दर्शा रहे हैं, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। आप बच्चों को पहले उदाहरण देंगे, ठीक है, विशिष्ट चीजें बताएंगे, फिर आप एक सामान्य नियम बताएंगे। आपने कहा कि ये सारे जो नाम हैं ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, संज्ञा बता रहे हैं, ठीक है, किसी भी
वस्तु, व्यक्ति या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर आप सामान्य नियम बताएंगे। फिर संपूर्ण से भाग की ओर। संपूर्ण से भाग की ओर का मतलब है पहले आप बच्चों को पूर्ण रूप से चीज को बताइए और फिर उसके अलग अलग भागों को समझाइए। ठीक है, ये हमारा शिक्षण में ही एक साइकोलॉजी का एक टॉपिक आता है, गेस्टाल्टवाद कहते हैं इसे। ठीक है, होल टू पार्ट्स, या उससे निकल के आया है आपका ये। यानी जैसे कि आपको अगर बच्चों को पेड़ के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताना है तो पहले आप बच्चों को ट्री के बारे में बताएंगे कि एक ट्री क्या होता है, पेड़ क्या होता है, और उसके बाद जो पेड़ के अलग अलग भाग हैं, ठीक है, इसका तना या इसका बार्क क्या है, इसकी पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, इसके फ्लावर्स होते हैं यानी फूल होते हैं, ठीक है, इसमें सीड्स भी आते हैं, इसमें फ्रूट्स लगते हैं। आप अलग अलग आप चीजों को बताएंगे। तो पहले आप संपूर्ण चीज बताएंगे, उसके बाद उसके अलग अलग भागों के बारे में बच्चों को समझाएंगे। फिर है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी पहले आप साइकोलॉजिकली बच्चे को चीजें समझाएंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको बच्चे को समझाना है तो पहले आप साइकोलॉजिकली बच्चे को अच्छी तरीके से समझाएंगे और फिर उसके पीछे का लॉजिक, तर्क क्या है, वो बच्चे के दिमाग में आप डालेंगे। साइंस में मान लीजिए बच्चे को सिखाएं, कोई भी चीज ऊपर से फेंको तो वो नीचे गिरती है, या हम हवा में नहीं उड़ते हैं। आप हर तरह से आप चीजों को बता रहे हैं कि धरती की ओर वो चीजें खिंच रही है। तो वो आपने बेसिक एग्जाम्पल्स बच्चों को समझाए, आप मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों के दिमाग में डाल रहे, अच्छा तुमने ये चीजें देखी हैं, तुमने बॉल को देखा होगा, हमेशा कभी ऊपर नहीं उड़ती, नीचे ही की तरफ आती है। हम देखो धरती से जुड़कर ही खड़े हुए होते हैं, कभी भी हम हवा में नहीं उड़ रहे होते। आप इस तरीके से समझाइए और फिर बच्चों का लॉजिक डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा इसके पीछे क्या तर्क होगा। वहां आप बच्चों को फिर लॉजिकली समझाएंगे ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अब बच्चे तार्किक रूप से इस साइंटिफिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चीजों को जोड़ के देखेंगे। फिर देखिए आगमनात्मक से निगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब होता है इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव में हम कैसे जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल, मतलब पहले उदाहरण समझाएंगे और फिर एक नियम बताएंगे। और डिडक्टिव इसका उल्टा होता है, मतलब इसमें पहले रूल बताया जाता है और फिर उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो जैसे हमने विशिष्ट से सामान्य की ओर में देखा, ये आपका इंडक्टिव का ही तरीका है, जहां पर आपने अलग अलग उदाहरण दिए थे और उसके बाद बच्चों को संज्ञा का नियम बताया था कि संज्ञा क्या होती है। तो आप पहले आपने एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए और फिर आपने जनरल रूल बताया। डिडक्टिव में अब जब आपने इसे, आप ग्रामर में भी अप्लाई कर सकते हैं इसी में, जैसे आपने उदाहरण देने के बाद संज्ञा समझा दिया। अब अगर बच्चों को संज्ञा का नियम समझ में आ गया है तो बच्चे खुद से भी उसके उदाहरण दे सकते हैं। तो हम आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं ग्रामर को पढ़ाते वक्त। ठीक है, ये आप मैथ्स वगैरह में भी बहुत यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे आप जनरल एग्जांपल्स देने के बाद बच्चों को एक फॉर्मूला बताते हैं और उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आप बहुत सारे फिर सम्स बच्चों से करवाते हैं। सेम चीज यहां भी हो रही है, पहले उदाहरण दिए, फिर नियम बताया, फिर नियम अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो बच्चे उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनका उत्तर बच्चे दे सकते हैं। तो मान लीजिए संज्ञा कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को समझ में आ गया है, उसके बाद आपने बच्चों को कुछ अभ्यास के लिए एक्सरसाइज वगैरह दी, जहां पर आपने कहा कि मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए, इसमें से संज्ञाएं छांटो। तो अब अगर बच्चों को अगर संज्ञा समझ में आ गया है तो बच्चे आसानी से इसमें से संज्ञाएं छांट पाएंगे। तो इंडक्टिव से डिडक्टिव की ओर जाते हैं, पहले आप उदाहरण से नियम बताएंगे और फिर बच्चों को नियम समझ में आ गया तो उनसे फिर उसके उदाहरण लेंगे या उससे अभ्यास करवाएंगे। फिर देखिए अनुभवजन्य से तर्क संगत। पहले से बच्चों ने अपनी डेली लाइफ में जो चीजें अनुभव कर रखी हैं उसको आधार बनाकर आप बच्चों को तर्क संगत चीजें समझाइए। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप बच्चों से कहें कि जब तुम बर्फ को हाथ पे रखते हो तो ठंडा लगता है, तो बच्चा कहेगा हाँ लगता है। या नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है उसे हाथ पे रखोगे तो ठंडा लगता है। तो या जब तुम खेल कर आते हो पंखे के नीचे बैठते हो तब तुम्हें ठंडा फील होती है, तब भी बच्चा हाँ कहेगा। तो ये सारे बच्चे ने चीजें अनुभव कर रखी हैं। अब आप बच्चे को इसके पीछे का लॉजिक समझाएंगे कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब एक प्रक्रिया की वजह से हो रहा है जिसे कहते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो बच्चों के अनुभवों से ही आपने निकाल लिया और उसे उसके पीछे का तर्क समझाया। और लास्ट हमारा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है, इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं इसे। आपके पास अगर कोई समस्या है तो आप उसे विभिन्न तत्वों में तोड़ेंगे, ठीक है। और संश्लेषण क्या होता है आपका? सिंथेसिस, जिसमें आप अलग अलग तत्वों को जोड़कर एक चीज का निर्माण करते हैं। तो अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं, देखिए, अगर मेरे पास कोई मशीन है और मैंने इसके अलग अलग तत्वों में इसे तोड़ लिया तो ये हो जाएगा एनालिसिस। और अगर मेरे पास जो अलग अलग तत्व थे उनको जोड़कर मैंने एक मशीन का निर्माण कर लिया तो ये हो जाएगा सिंथेसिस। तो हम एनालिसिस में बच्चों को किसी समस्या के विभिन्न तत्वों में उसे तोड़कर उसका समाधान निकालना सिखाते हैं, और सिंथेसिस में किसी भी चीज के अलग अलग तत्वों को जोड़कर एक समस्या के समाधान तक पहुंचने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण। मैथ्स में अक्सर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने कवर किया आपके टीचिंग प्रिंसिपल्स यानी शिक्षण के सिद्धांत और मैगजीम्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सूत्र। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।